मेरे रात भर मेरे फातिमा शेख चल रही थी, सावित्रीबाई फुले, रमाबाई सब चल रही थी कि करना क्या है। फिर मैंने सोचा कि जो जीवन जिया है बस उसको रखेंगे, और शायद वही होगा कि मैं वहां तक कैसे पहुंच पाई। एक वंचित तबके की महिला अगर राजनीति में पहुंचती है तो सफर कैसा होता है वो मैं बताऊंगी। शायद वही मेरी कहानी है और वही उस आम महिला की कहानी है जो राजनीति के शिखर तक पहुंचने का सपना भी देखती है। ये वही नागपुर है, ये वही महाराष्ट्र है जहां पर से सावित्रीबाई फुले निकली। सावित्रीबाई फुले एक कोई आम नाम नहीं है, और सबसे दुखद बात तो ये है कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को पहुंचने में हमारे काऊ बेल्ट में, जो कहते हैं बिहार यूपी में, बहुत समय लग गया। ये हमारे लिए दुखद परिस्थिति है। लेकिन जब पहुंचे तो हमने जाना कि एक महिला यहाँ से हुई, जो एक मनु का दौर था, जहां मनु स्मृति में लिखा गया था, न स्त्री स्वतंत्र मर्हति, मतलब महिलाएं स्वतंत्रता के काबिल ही नहीं हैं। वो मनु का दौर था जो कहता था कि महिलाओं को अपने पतियों के अधीन रहना है, फिर अपने बच्चों के अधीन रहना है बुढ़ापे में। उस दौर को नकारते हुए यहाँ एक महिला है जो कह रही है कि शिक्षा अज्ञानता से ही हम अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। वो सावित्रीबाई फुले थी। कितने कीचड़ चलाए गए, कितने पत्थर फेंके गए, कितना उन्हें सताया गया, कितना उन्हें परेशान किया गया, और अंत में भी जब उनकी मृत्यु हुई तो समाज में जो लोग परेशान थे, बीमारियां थी, उनकी सेवा करते करते मृत्यु हुई। ऐसी क्रांतिकारी महिला यहाँ से आई। उनसे हमने सीखा है कि राजनीति में जब आप पहुंच जाते हैं या फिर आप आगे बढ़ रहे होते हैं, कई बार आप पे कीचड़ फेंके जाएंगे, पत्थर फेंके जाएंगे, लेकिन आपको थकना नहीं है, रुकना नहीं है। अगर वो रुक गई होती तो शायद मैं यहाँ बैठी ही नहीं होती, या हम जैसी महिलाएं यहाँ होती ही नहीं, क्योंकि हम घरों की चार दीवारियों के पीछे बैठकर चूल्हा चौका कर रही होती, खाना बना रही होती, बर्तन धो रही होती, झाड़ू लगा रही होती, लेकिन पढ़ नहीं रही होती। उन्होंने पहला स्कूल खोला 1848 में ज्योतिबा फुले जी के साथ, फातिमा शेख जी के साथ, और तब पढ़ लिख कर शिक्षित होकर आज हम महिलाएं सिर्फ न बात कर पा रही हैं बल्कि सवाल कर पा रही हैं और समझ पा रही हैं कि हमारे लिए सही क्या है और गलत क्या है। तब स्कूल खोला। उन्होंने जब स्कूल खोला था तो बहुत लोग विरोध में भी थे कि नहीं, लड़कियां पढ़ती नहीं है, उनको पढ़ना नहीं है, क्योंकि मनुस्मृति में भी ऐसा ही लिखा था कि वेद पुराण भी महिलाएं नहीं पढ़ सकती हैं, क्योंकि वो अछूत हैं। तो महिलाएं भी अछूत थी। वो महिला सावित्री जी निकल करके फिर हमें पढ़ाई, मतलब स्कूल खोला हमारे लिए, और आज हम शिक्षित हैं। वही महाराष्ट्र है ये, वही नागपुर है जहां से बाबा साहब ने दीक्षा ली, और यहाँ से जो उन्होंने शिक्षा हासिल की, बाहर गए, बाहर विदेशों में भी पढ़े, फिर यहाँ आए, और यहाँ से दीक्षा लेने के बाद हमने उनसे क्या सीखा? ये देखा कि एक व्यक्ति है जो महिलाओं के लिए लड़ रहा है। कई बार बाबा साहब को समेटने की कोशिश की जाती है कि वो दलितों के नायक है। मैंने कई बार देखा है आरएसएस के लोग जानबूझ के ये झंडा फैलाते हैं कि वो दलितों के लीडर है। नहीं, बाबा साहब पूरे देश के लीडर, और उनसे बड़ा लीडर कोई नहीं हुआ है। और जिस बाबा साहब जिन्होंने जिस तरीके से लड़ाई लड़ी, आपको याद होगा कि हिंदू कोड बिल के लिए उन्होंने कितने संघर्ष किए। ये आरएसएस वाले उनके पुतले जला रहे थे दिल्ली में, क्योंकि बाबा साहब हमें संपत्ति का अधिकार देना चाहते थे, हमें बच्चा अडॉप्ट करने का अधिकार देना चाहते थे, हमें इंडिपेंडेंट रहने का अधिकार देना चाहते थे। और ये वही बाबा साहब थे जब पूरे विश्व में भी कहीं भी देश आजाद हो रहे थे, तो मैक्सिमम जितने देश थे उन देशों में देश आजाद होते ही महिलाओं को वोटिंग के अधिकार नहीं मिल गए। लेकिन इस भारत में बाबा साहब ने इंश्योर किया कि जिस दिन देश आजाद होगा उसी दिन महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिलेगा। हमें वोटिंग का अधिकार मिला, और हम सरकार चुन भी सकते हैं, सरकार गिरा भी सकते हैं, और सरकार में हो भी सकते हैं। लेकिन बाबा साहब जिस तरीके से इतना उन्होंने हिंदू कोड बिल की लड़ाइयां लड़ी, हम लोगों को अधिकार दिलाए, फिर जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, फिर भी मतलब 90s में अगर मैं आपको लेकर के चलूं, तो एक लीडर होती हैं हमारी बहन मायावती जी, जिनका मन से दिल से मैं बहुत सम्मान करती हूँ। वो उस तबके से निकल करके आए जो समाज की सबसे आखिरी वंचित पीढ़ी है। मतलब कि कोई सोच भी नहीं सकता उस समाज के पुरुष को इतना द्वेष के नजर से देखा जाता है, उसको कहा जाता है निकलो तुम अछूत हो, तुम्हारी छाया से भी हमें दिक्कत है।
वहां से वो महिला निकल करके आई, और जब वो अंदर कदम रख रही थी ना, जब वो अंदर विधानसभा में जा रही थी, सारे मर्द खड़े थे। ये तस्वीर हम महिलाओं के लिए सबसे पावरफुल तस्वीर है कि जब महिलाएं राजनीति में आती हैं, अपनी भागीदारी मांगती हैं और सुनिश्चित करती हैं कि जो हमारा हिस्सा है हम वो लेंगे, तो ऐसे बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन उसी समय में भी एक और महिला हुई, मुझे नहीं मालूम आप लोग कितना उनको जानते होंगे, पर नॉर्दर्न बेल्ट में हम उनको सबसे क्रांतिकारी महिला के तौर पर जानते हैं। उनका नाम है फूलन देवी। फूलन देवी जी ने जो लड़ाई लड़ी, उनको कई बार कई हकारत की नजर से देखा गया, कई बार निगेटिव तरीके से उनकी स्टीरियोटाइपिंग की गई, ये कहा गया डकैत थी। नहीं, वो एक क्रांतिकारी महिला थी जो जब सदन में पहुंची तो पता है वो बाहर भी जब जाती थी, कई बार वो कहा गया अरे देखो देखो डकैत आ गया। वो हमेशा कहा करती थी कि जो मेरे साथ हुआ वो इसलिए, वो उसका कारण क्या था, सिर्फ गरीब होना कारण नहीं था, मैं पिछड़े तबके की महिला थी इसलिए वो मेरे साथ हुआ। इसलिए इस देश में जो हम महिलाएं हैं जो यहाँ बैठी हुई हैं, हम सिर्फ लैंगिक आधार पर, सिर्फ महिला होने के नाते द्वेष नहीं झेलते, महिला होने के नाते सिर्फ हम डिफरेंसेस नहीं झेलते, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव नहीं झेलते, हम जाति के आधार पर भी झेलते हैं। जो दलित पिछड़ी महिलाएं हैं, हम जब पैदा होते, मतलब इस देश में, ये पुरुष प्रधान देश है, सभी को मालूम है, कुछ नया नहीं बोल रही हूँ, लेकिन इस देश में जब मर्द पैदा होते तो क्या सिर्फ मर्दों की जाति होती है, महिलाओं की जाति नहीं होती है क्या? मैं खुद अगर मैं अपनी बात करूं, मैं जिस हॉस्टल में, मैं जेएनयू में हूं, मैं हॉस्टल की प्रेसिडेंट थी, तो हमारे पास सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट आते थे कि कौन किस कम्युनिटी से है, कहाँ से है, वो होती थी। मैंने एक दिन लिस्ट देखा, हम लोग 320-330 के अराउंड छात्राएं थी उसमें। अब यकीन नहीं करेंगे, 320-330 छात्राओं में कम से कम मिनिमम 260 वुमेन वर फ्रॉम अपर्ड कास्ट, और बाकी 60-70 में जो 90% देश की आबादी है वो सिमट गई थी। तो जो लड़ाई हम राजनीति की बात करते हैं वो कहाँ से शुरू होती है? वो शिक्षा से शुरू होती है। अगर हम शिक्षित नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, तो हम लड़ाई भी नहीं लड़ सकते हैं। और इसीलिए मैं जब भी राजनीति की बात करती हूँ, मैं यूनिवर्सिटी की बात करती हूँ। मैं खुद अगर यूनिवर्सिटी नहीं पहुंची होती, शिक्षा के संस्थान नहीं पहुंची होती, तो शायद मैं यहाँ मौजूद नहीं होती, आप लोग के बीच नहीं होती, बात नहीं रख रही होती। तो सबसे पहले हमारा फोकस इस बात पे होना चाहिए कि हमारी घर की महिलाएं कितना पढ़ेंगी, कितना आगे जाएंगी, यूनिवर्सिटी तक पहुंचेंगी। क्योंकि आप देखिए, आज भी अगर हम शिक्षा ले रहे हैं घर परिवार में, हम आम घरों के लोग हैं, आप आम घर के ही बातों को देखिए और समझिए। क्या आम घर में कभी भी ऐसा होता है कि किसी भी बेटी को ये कह दिया जाएगा कि अगर हम बहुत प्रोग्रेसिव हैं और अगर हम लिबरल हैं और हम शिक्षित हैं, तो हम ये कहते हैं कि हमारे घर की बेटी डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, पायलट बनेगी, स्पेस में भी जाएगी, लेकिन राजनीति में जाएगी, ये कहते हुए बड़ा अचंभित सा लगता है। कोई पिता कहता होगा बेटी को कि बेटी तुम जाओ, तुम एमएलए बनोगी, तुम सांसद बनोगी। ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि शायद उनको भी ऐसा लगता है कि राजनीति महिलाओं के लिए नहीं है। इस डेफिनेशन को हमको बदलना है। इसलिए जो महिलाएं राजनीति में आती हैं, उनको एक सहयोग की और समर्थन की भी जरूरत होती है, क्योंकि जो मनुवाद से निकले हुए लोग हैं, जो मनुवाद में अभी भी यकीन करते हैं, जो जाति व्यवस्था में यकीन करते हैं, वो कहीं भी कभी भी इस बात को मानेंगे ही नहीं कि दलित बहुजन महिलाएं, खासतौर पर पिछड़ी दलित, आदिवासी, मुस्लिम महिलाएं राजनीति में आएंगी और उनको चैलेंज करेंगी। इसीलिए मैं जब शुरू में मीडिया में गई, तो पहले ही दिन मनोबल तोड़ने के लिए मुझे ये कहा गया, मैडम आप फाउंडेशन क्यों नहीं लगाती हैं? पहले ही दिन ये कहा गया, ताकि मेरा मनोबल तोड़ दिया जाए कि देखो तुम देखने में अच्छी नहीं हो, तुम बोलोगी क्या। पर इन चीजों से हमको लड़ना होगा और लड़के ही हम आगे बढ़ सकते हैं। मैंने कहा कि मेरी सुंदरता मेरे चेहरे और मेरे फाउंडेशन या मेरे स्किन के रंग से नहीं होगी, त्वचा के रंग से नहीं, वो विचारों से होगी। तो वो पहला दिन था जब मैंने ठान लिया था कि इनका ये जो किला है, जो ये ब्राह्मणवादी किला है, इसको तो भेदना है। क्योंकि मैं जब भीतर गई, दूसरे तीसरे दिन जब मैं स्टूडियो में गई, वहां पे बाथरूम में जो महिला थी, वो हमको बोल रही है कि दीदी आपको सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे उस महिला के लिए खड़ा होना है। इसलिए जो लोग मुझे ये कह रहे हैं कि आप फाउंडेशन लगा लीजिए, उनसे तो हम लोगों को नहीं डरना है।
अभी लगातार ये हुआ कि मैं पिछले दिसंबर में ही मैंने मनुस्मृति की जो प्रतियां थी जिसमें ये लिखा हुआ था कि महिलाएं स्वतंत्रता के काबिल नहीं हैं, जो शूद्र हैं, जो ओबीसी हैं वो जानवर हैं, जो महिलाएं पीरियड्स में होती हैं वो अछूत होती हैं, वो मंदिरों में नहीं जा सकती। मैंने उनकी प्रतियों को फाड़ा था, वो सिंबॉलिक था। मैंने ये कहा था कि हम उस चीज में यकीन नहीं कर सकते क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं वो संविधान से चलता है, और जिस देश में संविधान लागू है उस देश में मनुस्मृति की कोई जगह नहीं है। मैंने उसको फाड़ा। उसके बाद क्या हुआ कि पूरा के पूरे वो लोग जो जातिवादी हैं, सामंती हैं, जो मानते हैं कि लोग कुछ जाति में पैदा हो गए इसलिए वो पिछड़े हैं, वो कुछ जाति में पैदा हो गए उच्च हैं, वो उच्च मानने वाले लोग मेरे खिलाफ बहुत सारे गंदी गंदी गालियां दे रहे थे, ट्रोल कर रहे थे। और वो जो अभी हाल फिलहाल में भी हुआ, लगातार ट्रोलिंग कर रहे हैं। आप खुद सोचिए वो ट्रोलिंग क्यों करते हैं? क्योंकि वो देखते हैं कि एक महिला अगल बगल में 4-5 मर्द बैठा हुआ है, जिसमें से कि 90% में यही मानो, चाहे वो स्टूडियो का हो या फिर जो पैनल का हो, सारे के सारे एक जाति के लोग होते हैं, सबके सब अपर्ड कास्ट होते हैं। उसके बीच एक महिला बैठी है जो उनसे आधे उम्र की है और वो उनको चैलेंज करी, नहीं आपने गलत बोला, मैं आपको सुधारती हूँ। तो ये उनको खटकता है। उनको लगता है कि सुधारने का, ज्ञान देने का, लेक्चर देने का अधिकार तो मेरा था, मेरा आधिपत्य था, ये कैसे बोल रही है? तो उनको खटकता है। इसलिए वो सिर्फ बैन करने पे नहीं आए हमें, वो सिर्फ बैन नहीं करना चाहते, वो चाहते थे कि वो आवाज जो यहाँ आई है उसको बंद करा दिया जाए। लेकिन उससे हमने लड़ाइयां लड़ी। लड़ाइयां इस बात से भी लड़ी कि जब हम बाबा साहेब का नाम लेते हैं, हम सावित्रीबाई फूले का नाम लेते हैं, हम शाहू जी महाराज का नाम लेते हैं, तो ये कहा जाता है कि ये नील चट्टी है, कि नीले रंग से दिक्कत है। वो कहते हैं कि ये भीमटी है क्योंकि ये भीम पे यकीन करती है। तो उनको एक क्लियर कट मैसेज हमको देना है कि हाँ, हम भीम के लोग हैं, हम शाहू जी महाराज के लोग हैं, और हम वो लोग हैं जो समता मूलक समाज बनाने का न सिर्फ सपना देखते हैं, उसको साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और लड़ाइयां जारी रखेंगे। इसलिए जितना कीचड़ और पत्थर आपने सावित्रीबाई फूले पे फेंका, जितना आपने मानसिक शारीरिक उत्पीड़न फूलन माँ के साथ किया, उस उत्पीड़न से जब वो लड़ी, वो आगे बढ़ी, तो हम तो नहीं हार मानेंगे। और आज आप देख लीजिए, जब हम लोग राजनीति में आए तो मैं अक्सर देखती हूँ सिर्फ स्टूडियो की बात नहीं है, आप टीवी में बैठते हैं सिर्फ उसकी बात नहीं है। आप देख लीजिए ना, पार्लियामेंट, अपना संसद देख लीजिए, उसमें कितनी महिलाएं चुन के गई। 543 सीट है, 543 में मात्र 74, मतलब 543 में मात्र 74 महिलाएं हैं जो लोकसभा पहुंच पाए। आधी आबादी है हम, आधा भी नहीं मिला। और उसमें भी आप सोच लीजिए कि आप, इतना बड़ा है महाराष्ट्र से भी मात्र 7 महिलाएं पहुंच पाई है, मात्र 7। पर अब फिर महिलाओं में भी आप देखिए कि कौन सी महिलाएं पहुंची, तो उन 74 महिलाओं में मुश्किल से बामुश्किल 20 से 25, फ्रॉम 20 to 25 जो वुमेन है वो SC ST OBC हैं। वहां पर भी वो महिलाएं नहीं हैं जो 90% पॉपुलेशन का हिस्सा हैं। वो महिलाएं जो सब्जियां उगाती हैं, जो खेतों खलिहानों में हैं, जो गोबर से थपेले लगा रही हैं, जो मछली बेच रही हैं, जो फलों की दुकान पर हैं, जो फूल माला बना रही हैं, वो महिलाएं कहाँ हैं? वो महिलाएं तो वहां तक पहुंच भी नहीं पा रही, ना उनके सपने पहुंच पा रहे हैं। आप खुद सोचिए, अगर अभी प्रोफेसर शरद भावेस्कर यहाँ बैठे हुए थे, वो पेरिस के बारे में बात करेंगे, बहुत मतलब उनके लिए बहुत नॉर्मल होगा। पर आप सोचिए कि जो महिला नाले में है या जो महिला माला बना रही है, जो खेती किसानी कर रही है, उसको पता भी है कि पेरिस क्या होगा, या उनके सपने में भी आएगा कि पेरिस क्या होगा। तो ये हमारा प्रिविलेज है कि हम JNU जैसी यूनिवर्सिटी तक पहुंचे, वहां पढ़ पा रहे हैं, पढ़ा पा रहे हैं, और देश में कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं जो एक आम नागरिक का कर्तव्य होता है। तो ये जो सपना है, पेरिस का सपना, ये सपना समता मूलक समाज का सपना, ये सपना कि मेरे घर की बेटी भी आगे चल के देश की प्रधानमंत्री हो सकती है, ये सपने को सच करने के लिए पहले बेटियों को राजनीति में लाना पड़ेगा, तभी ये सपना साकार हो पाएगा। दूसरी बात, मैं क्योंकि जर्मन विभाग से हूं, एक महिलावादी लेखिका है सिमोन दे बोवेर, उन्होंने कहा था कि die Frau die keine Angst vor den Männern hat, macht Angst। इसका मतलब है कि उन महिलाओं को
जिनको पुरुषों से कोई डर नहीं होता है, जिनको मर्दों से कोई डर नहीं लगता है, वो मर्दों को डराती हैं। तो यही बात है कि हम महिलाएं, क्योंकि मैं इसलिए इस कथन का उपयोग किया है, बगल में इसी नागपुर में संघ का हेडक्वार्टर भी है। ये वो संघ है जो खुद को राष्ट्रवादी तो कहता है, लेकिन वो जो हाफ चड्डी है वो लेके आता है बाहर से, इटली से, मसोली से, हिटलर से। ये खुद को राष्ट्र का बताते हैं, लेकिन महिलाओं को उसमें हिस्सेदारी नहीं देते हैं। जो उनके उच्च पदों पर बैठे होते हैं, सारे के सारे ब्राह्मण, उसमें भी एक दो जो गोत्र के हैं वही जाते हैं। करहड़े करवड़े ब्राह्मण बोलते हैं शायद, और एक चितपावन होते हैं, ये जाते हैं। महिलाएं नहीं जाती हैं। पता है आपको क्यों? क्योंकि ये मानते हैं कि महिलाएं स्वतंत्रता के काबिल ही नहीं है। इनका मानना है कि महिलाएं घर के बाहर ही नहीं निकल सकती, राजनीति तो बहुत दूर की बात है। इसलिए उन्होंने अपने संगठन में उनको जगह तक नहीं दी है। इसलिए जब मैंने जिजाऊ ब्रिगेड का नाम सुना, नाम जिजाऊ उसमें भी ब्रिगेड, मुझे लगा कि कितना खौफ पैदा करती होंगी ये महिलाएं उनके लिए। मैं नाम देख के ही बहुत खुश थी। और जब मैं उत्तर, क्योंकि मैं नॉर्दर्न बेल्ट से आती हूँ, वहां पर आप देखते हैं कि जातियों, सिर्फ वहीं नहीं, इनफैक्ट पूरे देश में जातियों के आधार पर भेदभाव होता है। और जातियां पता कैसे करते हैं? उपनाम से। मतलब जो नाम के पीछे लगा होता है उपनाम। जैसे कि वहां पे हमारे यहाँ द्विवेदी होंगे, त्रिवेदी होंगे, चतुर्वेदी, मतलब जिन्होंने जितना ज्यादा वेद पढ़ लिया, तो द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, त्रिपाठी, मिश्रा, जितने भी ये लोग होंगे, ये अपने आप को बहुत उच्च मानते हैं। और जितने भी लोग, मान लीजिए महतो हैं, पासी, पासवान, दुसाद, जितने भी हैं, या फिर माली हो गए, कुंभी हो गए, इन सबको वो नीच मानते हैं, हीन मानते हैं। मैं ये जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये जो जाति व्यवस्था है वो वहाँ लोगों को बांट रही है उपनाम से। और जैसे ही मैं यहाँ कदम रखती हूँ, मेरे बगल में संतोष भाव बैठे थे, मैंने उनसे पूछा, सब महिलाओं के नाम में शिवमती जुड़ा हुआ है, पुरुषों को शिवश्री बोल रहे हैं, ये क्यों? तो बोले कि जो शिवाजी में विश्वास रखते हैं वो लोग हैं। तो मैंने सोचा कि हमारे तरफ नाम में उपनाम जोड़ के समाज को तोड़ रहे हैं, और यहाँ सकीना जी भी जो है अंसारी समुदाय से, उनके नाम में भी शिवमती लगाकर, सभी महिलाओं के नाम में शिवमती लगाकर हम उनको जोड़ रहे हैं। ये फर्क है जो मैंने यहाँ महसूस किया कि हम उपनाम लगा के तोड़ते हैं, ये नाम में शिवमती और शिवश्री लगा के हमको समाज को जोड़ रहे हैं। इसी जोड़ने का जो तरीका है मैंने यहाँ सीखा। सोच, एक दिन में मैं इतना कुछ सीख पाई। मैं इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा कि मुझे मराठी नहीं आती, और ये मेरी गलती भी है कि मुझे आने से पहले सीखना भी था। 6-7 भाषाएं सीख गई हूँ, कोशिश करूंगी इसको भी सीख जाऊं, और अगले बार आऊं तो मराठी में आपसे बात करूं। क्योंकि जब एक दिन में इतना कुछ सीखा है, तो मराठी साहित्य से इतना कुछ है बाहर। किताबें देखकर मुझे भी अभी जस्ट एक किताब मिली है, इसका नाम गोंडवन पेटले आहे है। मैंने पूछा पेटले क्या है, तो बोले क्रांति जैसा कुछ। मुझे लगा कि किताब मिली और मैं इसको पढ़ ना पाऊं तो ये कितना अनफॉर्चुनेट होगा। इसलिए अगली बार आऊंगी तो मराठी में सीख कर आऊंगी, ताकि यहाँ के साहित्य को सिर्फ ना ले जाऊं, यहाँ की संस्कृति को लेकर के जाऊं, जिसने सिखाया है कि महिलाएं बंधने के लिए नहीं आई हैं, वो मुक्त थी, मुक्त हैं और मुक्त रहेंगी। बात इतनी है कि जब हम राजनीति में महिलाओं के वर्चस्व की बात करते, भूमिका की बात करते, तो हमको ये भी समझना होगा कि आखिर राजनीति में महिलाओं की जरूरत क्या है। मैं रास्ते से आ रही थी, गाड़ी से आ रही थी, जब नागपुर से चंद्रपुर के बीच में कहीं भी, मतलब मुश्किल कम से कम मुझे 1-2 किलोमीटर छोड़िए, 20-20 किलोमीटर तक महिलाओं के लिए वॉशरूम्स नहीं दिख रहे थे, बाथरूम। अगर और जो बाथरूम दिख भी गया तो उसमें पैड वेंडिंग मशीन नहीं होगा, क्योंकि ये पुरुषों का मसला नहीं है, ये महिलाओं का मसला है। पुरुष तो खुले में भी कहीं चले जाएंगे, महिलाएं खुले में नहीं जा सकती। तो अगर हम महिलाएं राजनीति में होंगी, पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा होंगी, तो हम ये इंश्योर करेंगी कि हर 2 से 3 किलोमीटर पर हमारे लिए वॉशरूम्स हो और पैड वेंडिंग मशीन्स हो। इसलिए राजनीति में महिलाओं की जरूरत है। क्योंकि आप देखिए ना, नहीं होता है तो हम रोक के बैठे हुए हैं, जा रहे हैं, और उससे कई तरह की बीमारियां होती हैं, उस पर कौन बात करेगा।
मैंने खुद कुछ दिन पहले अपना ब्लड टेस्ट करवाया था और मुझे लगा मैं तो हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हूँ, कोई बीमारी कुछ भी नहीं होगा, और निकली हीमोग्लोबिन की कमी। जो बिहार में 60% महिलाएं, 60% जो महिलाएं हैं उनमें भी खून की कमी है। और ये सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए नहीं, देश भर में हम महिलाओं में खून की कमी है। अगर हम महिलाएं राजनीति का हिस्सा होंगी तो हम पॉलिसीज निर्धारित करेंगी कि जो महिलाओं के लिए फ्री इस तरह की दवाइयां हो, ये जो और खास तौर पे साधन बनाए जाएं, उनको इस तरह का भोजन प्रोवाइड करवाया जाए जहां नहीं पहुंच पाता है गरीब वंचित तबके की महिलाएं, ताकि उनमें खून की कमी ना हो। जिन मर्दों में खून की कमी नहीं, वो इसके बारे में क्यों सोचेंगे? वो तो हमारा मसला है। इसलिए उसके बारे में सोचने के लिए राजनीति में महिलाएं चाहिए। जिन महिलाओं को, खास तौर पर पिछड़ी ओबीसी महिलाएं जो हैं, जो दलित महिलाएं हैं, उनको जातिगत आधार पे जब गालियां दी जाती हैं, हिकारत की नजर से देखा जाता है और गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता है, ये उन महिलाओं का मसला है। ये मर्द नहीं लड़ेंगे, ये हमारी लड़ाई हम खुद लड़ेंगे। और इसी चलते जब पहले दिन देश आजाद हुआ तो हमको वोटिंग अधिकार मिला। वोट सरकार बनाने के लिए सिर्फ नहीं था, वोट इसलिए भी था कि अपने वोट से हम खुद सरकार बन पाए। तो उस वोट का जो अधिकार मिला, उस वोट के अधिकार से हम महिलाओं की भागीदारी कितनी सुनिश्चित करते हैं, इसे भी हमें देखना होगा। देश में एक ही महिला प्रधानमंत्री अभी तक हुई, इंदिरा गांधी जी, लेकिन उनके भी कैबिनेट, शी वाज वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी, वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब कि कई बार कहा जाता है 2 देश बना दिया जिन्होंने, ये महिला ही कर सकती थी। उनके कैबिनेट में भी महिलाओं की स्थिति नगण्य थी। तो ये हम महिलाओं की भूमिका भी है और हमारी, कहते हैं ना कि हमारा दायित्व भी है कि अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, कुछ महिलाएं पीछे छूट रही हैं, अगर वो दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़ी हैं, मुसलमान हैं, उनको हम एक साथ लाएं और ला करके हर तरीके से ट्रेन करें और उनको हम आगे बढ़ाएं। सिर्फ, और राजनीति जब मैं बोलती हूँ तो वो शिक्षा से ही जुड़ी होती है, क्योंकि आप शिक्षित होंगे, संगठित होंगे, तभी लड़ाई लड़ पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए सबसे पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि घर में जो बच्चियां हैं वो सिर्फ नौकरी की तैयारी ना करें, वो जो पढ़ाई करे वो आगे हायर एजुकेशन तक जाएं, पीएचडी करे, पोस्ट डॉक करे। मेरा तो जिस गांव से मैं आ रही हूँ, दूर दूर तक, मतलब मैं कह सकती हूँ कोई भी महिला पीएचडी, मतलब मैक्सिमम तो ये जानते भी नहीं होंगे पीएचडी क्या है, पीएचडी करना तो दूर की बात है। तो अब हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि मैं वहां पहुंच गई तो मेरी कोशिश ये हो कि अब वहां की महिलाएं ना सिर्फ ये जाने कि पीएचडी क्या है, बल्कि पीएचडी करें, क्योंकि वो शिक्षित होंगी तभी राजनीति में आ पाएंगी। क्योंकि ये मसला आरक्षण से भी जुड़ा था। आपने देखा होगा कई बार लालू जी को, जिस पार्टी से मैं आती हूँ, शरद जी को, मुलायम जी को, सबको बदनाम करने की कोशिश हुई। ये कहा गया कि जब महिला आरक्षण का डिमांड आया, महिला आरक्षण की मांग की गई, तो इन तीन चार नेताओं ने विरोध किया, कई आर्टिकल्स भी इसके खिलाफ आए। मैं यहाँ से इसीलिए उस बात पे चर्चा करना चाहती थी कि जब महिला आरक्षण की बात होती है तो हमको ये समझने की जरूरत है कि महिलाओं में क्योंकि जाति भी होती है तो आरक्षण के अंदर भी कोटा होना चाहिए, वरना फिर यही होगा कि एक तबके की महिलाएं 90% इंस्टीट्यूशंस में होंगी, राजनीति में होंगी, और हम 90% महिलाएं 10% में सिमट के रह जाएंगी। तो लालू जी हो, चाहे शरद जी हो, चाहे मुलायम जी हो, चाहे रामविलास पासवान जी, जितने अपर जो नॉर्दर्न बेल्ट के लीडर्स रहे, उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण में भी कोटा विद इन कोटा होना चाहिए। और अभी भी हमारी उस पर लड़ाई जारी रहेगी कि महिला आरक्षण जब भी आता है राजनीति में, कोटा विद इन कोटा हो, ताकि दलित महिलाएं पीछे ना छूट जाएं, आदिवासी महिलाएं पीछे ना, बैकवर्ड महिलाएं पीछे ना छूट जाएं, इसलिए उसमें कोटा विद इन कोटा हो। और क्योंकि आरक्षण जब तक नहीं आएगा, अभी आप देख लीजिए पंचायत में है आरक्षण 33%, लेकिन क्या अभी भी महिलाएं उसको चला रही हैं? मैक्सिमम हमारी तरफ एक शब्द होता है, अगर महिलाएं मुखिया है, एक मुखिया पति होता है, जो मुखिया पति ये डिसाइड करता है कि क्या क्या होगा। महिलाएं अभी भी घर के पीछे हैं, तो हमको मुखिया पति नहीं चाहिए, जो मुखिया है महिला वही मुखिया ही चाहिए। तो अब सिर्फ महिलाएं घर के भीतर मुखिया ना हो, राजनीति में भी मुखिया बन पाए, ये सुनिश्चित करने के लिए ही हम जितनी महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, हम लोगों को प्रण लेना होगा इस बात का कि जो कोई भी, जैसे सावित्रीबाई फुले ने ये बात कहा था कि अराइज, अवेक,
एजुकेट, स्मैश ट्रेडिशंस एंड लिबरेट। इसका मतलब है कि आप जागिए, संगठित होइए, पढ़िए और जो ये ट्रेडिशंस हैं इसको तोड़िए और आगे बढ़िए, लिबरेट होइए, मुक्त होइए। तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम खैर यहाँ तो सब लोग पढ़ते ही होंगे, ज्यादा जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर है कि मैं नॉर्दर्न बेल्ट में हर जगह सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, शाहू जी महाराज ने जो बाबा साहब के लिए किया, ये सारी बातें मैं वहां तक पहुंचा पाऊं। जीजा माता ने, उन्होंने शिवाजी को तैयार किया लड़ाइयां लड़ने के लिए। सही बोल रही हूँ? उन्होंने तैयार किया शिवाजी को लड़ने के लिए और एक अपना स्वराज, अपना राज स्थापित करने के लिए। अब हमको हर जो महिला है सबको खुद सिर्फ जीजा माता बन करके बेटों को तैयार नहीं करना है, खुद भी अब तैयार होना है लड़ाई लड़ने के लिए, अपना राज लाने के लिए। तो अब सिर्फ बच्चों को ही तैयार नहीं करना है, खुद को लिबरेट करने के लिए शिक्षा लेना है हर फील्ड में जहां भी हम काम कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कि वो हर मोड़ पर, हर आप एक कदम नहीं बढ़ाएंगे, वो आपका पैर खींचने के लिए आगे खड़े हैं। वो ये क्योंकि वो उसे बर्दाश्त नहीं होता है कि आप बगल में बैठ करके उनसे तर्क वितर्क कर रहे हैं, उसके लिए वो समझते थे कि सिर्फ वही कर सकते हैं। तो मैं इसीलिए कह रही हूं कि जब हम महिलाएं उनसे बात करेंगी तो वो खौफ खाते हैं, वो लगता है कि इनसे हम लड़ नहीं सकते हैं। इसीलिए हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है कि हम हर तौर पर, शैक्षणिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, हर तौर पर, हर फ्रंट पे हम आगे आए और हम उनसे लड़ाई लड़े और हर जगह हम उनको बताएं अब आपका बहुत हुआ, अब नहीं चलेगी, अब हम बोलेंगे और आपको सुनना पड़ेगा। तो ये लड़ाई लड़ने के लिए हमको राजनीति में आने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपको हर मोड़ पर गिराने के लिए कभी आपको काला बताया जाएगा, कभी ये कहा जाएगा कि देखो ये बहुत मोटी है, देखो मोटी आ गई, कभी ये कहा जाएगा अरे देखो इसका बाल बहुत छोटा है, अरे इसके पास तो बाल ही नहीं है। कोई कहेगा, जैसे मुझे सबसे ज्यादा मजाक बनाया जाता है, इसके दांत के बीच में छेद है। हर तरीके से वो आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे। पर अगर आपको उस हर मौके पर एक ही बात सोचनी है कि जिस समय सावित्री माता पर, फातिमा शेख पर पत्थर चलाया गया, उन पर उनका गोबर फेंके गए, अगर वो रुक गई होती तो क्या हम यहाँ होते? इसलिए हमको वो सोचते हुए, उनकी हिम्मत से ताकत लेते हुए आगे बढ़ना है और हर लड़ाई को हर तरीके से लड़ना है। चाहे कितनी भी फब्तियां कसी जाए, कितना भी ट्रोल किया जाए, कितना भी आपको ये कहा जाए तुम किसी लायक नहीं हो, तो हमें उस वक्त ये कहना है कि आप कोई नहीं होते हैं ये बताने वाले कि मैं किस लायक हूं या मैं किस काबिल हूं। ये मैं खुद चुनूंगी, ये मैं खुद तय करूंगी कि मैं कितनी काबिल हूं और मैं कितना आगे बढ़ सकती हूँ। मेरी फेवरेट पेंटर है फ्रीदा कालो। उनका एक्सीडेंट हुआ था और उनके शरीर की लगभग सारी हड्डियां टूट गई थी। उनसे कहा गया कि अब तो ये उठ के भी नहीं, चल भी नहीं पाएगी। उन्होंने कहा कि मतलब उनके पास विचार थे, वो मुक्त महिला थी। उन्होंने कहा कि who needs fit to walk when you have wings to fly? हम महिलाएं हैं, हमारे पास ऑलरेडी विंग्स हैं उड़ने के लिए, हमारे पास पूरा आसमान है उड़ने के लिए। तो हम तो उनको नहीं बताने देंगे कि आप डिसाइड करिएगा कि हमको पैर अंदर रखना है, चादर बहुत छोटी है, सब कुछ बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी इच्छाएं, आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं बड़ी हैं और वो समानता की आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं हैं। हम क्या मांग रहे हैं? हम थोड़ी कह रहे हैं कि हम सारा कुछ छीन लेना चाहते हैं। हम तो बस इतना कह रहे हैं कि जो हमारा अधिकार है हमको दे दीजिए। बस इतने की लड़ाई है, अधिकार की लड़ाई है। और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि सब कुछ पलट दो और घर में सारे मर्द। बहुत मैं अपनी बातों को एक कहानी से अंत करना चाहती थी कि मेरी एक दोस्त है, मैं उनके एक दोस्त से मिली, उनके घर गई थी और वो अपर्ड कास्ट से आते हैं और उनके घर में जो महिला थी उन्होंने एक बात मुझसे बोली कि मुझे लालू यादव पसंद नहीं। तो मुझे लगा ठीक है, पूछते हैं क्या कारण है। मैंने बोला किस लिए पसंद नहीं है? उसने बोला कि लालू यादव के आने से दलित पिछड़ा सबका और महिला सबका बहुत मन बढ़ गया था,
इसीलिए मुझे लालू यादव पसंद नहीं। ये एक महिला बोल रही थी कि उसको ये पसंद नहीं कि महिलाओं का मन बढ़ गया। मन बढ़ने का मतलब कि महिलाएं बोलना शुरू कर दी, लड़ना शुरू कर दी, सड़क पर आकर के बोलना शुरू कर दी। तो अगर उनको ये पता है कि दलितों पिछड़ों का मन किसी के कारण बढ़ जा रहा है तो हम उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, तो अब हमको उनको ये बताना है कि सिर्फ मन नहीं बढ़ेगा, अब हम खुद बढ़ेंगे और खुद बढ़ करके अपना हक अधिकार दोगे नहीं तो छीन लेंगे। तो इसी बात से मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि महाराष्ट्र ने, नागपुर ने, चंद्रपुर ने मुझे मौका दिया है बात रखने का और अपना जो विचार है वो यहाँ आप लोगों को बताने का। लेकिन साथ ही साथ मैं बहुत कुछ यहाँ से ले करके जा रही हूँ, जैसे कि अब यहाँ पे नाम बांटते नहीं हैं, जो नाम के आगे लगाया जाता है वो नाम जोड़ते हैं। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इसको नॉर्दर्न बेल्ट में फैला पाऊं और अगली बार जब आऊं तो मैं मराठी सीख कर आऊं, क्योंकि ताकि मैं और चीजें समझ भी पाऊं और आपसे बात भी कर पाऊं। क्योंकि मैं समझा पाऊं इतनी तो मेरी हैसियत नहीं है, आप लोग पहले से ही बहुत कुछ जानते हैं। बता जरूर सकती हूँ कि हाँ वहाँ क्या चलता है, क्या दिक्कतें हैं, किस तरीके से हम पीड़ित हैं या क्या क्या समस्याएं हैं। तो पर यहाँ से मुझे सल्यूशन दिख रहा है, वहां हम समस्या देख रहे थे, यहाँ हम सल्यूशन देख पा रहे हैं। तो वो सल्यूशन समझने सीखने के लिए मैं बार बार यहाँ आती रहूंगी। और मैं जिजाऊ ब्रिगेड का खास तौर पर आप लोग का शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि ये नॉर्दर्न बेल्ट में असंभव है कि इतनी महिलाएं एक साथ आ गई, वो भी वंचित तबके की महिलाएं, पिछड़ी, ओबीसी, बैकवर्ड, दलित, सब एकजुट होकर के और इतने सुंदर से सब तैयार होकर के बात कर रहे हैं, हंसी खुशी देख रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और अगले बार जब भी आऊंगी मराठी सीख करके आऊंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। और जिस मिट्टी से जीजाऊ आए, जिस मिट्टी से शाहू जी आए, शिवाजी आए, जिस मिट्टी से सावित्री बाई आई, ज्योतिबा आई, अगर मैं उस मिट्टी तक पहुंच पाई, ये मेरा ये सौभाग्य है। जिस भूमि पर बाबा साहब ने दीक्षा ली, मैं वहां पहुंच पाई, ये मेरा सौभाग्य है। इसलिए यहाँ से करने के बाद मेरा पूरा प्लानिंग है कि मैं दीक्षा भूमि जाऊंगी और वहां भी देखूंगी कि आखिर क्या है यहाँ। जो लोग इतने मुक्त हैं, लिबरेटेड हैं और सोच को लेके इतने तर्कशील हैं कि जो महिलाएं अभी वहां हमारे नॉर्दर्न बेल्ट में मतलब पूजा पर, त्योहार के नाम पर पीछे हैं, वंचित हैं, अभी तक लिबरेट नहीं हो पा रही हैं। और यहाँ हम तार्किकता पर बात आज से नहीं कर रहे हैं, सैकड़ों सालों से कर रहे हैं। इसलिए सीख के